हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 5 हुंडरू का जलप्रपात पढ़ाने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से पढ़ाकर समझाऊंगा। देखिए, कहते हैं सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। आप कभी भी यात्रा वृत्तांत पढ़िएगा तो उसमें क्या मिलेगा, कभी कभी धार्मिक या तो सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन मिलेगा। ठीक उसी तरह हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। तो ये हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है, लेकिन कहाँ को उभारने वाला है? आदिवासी समाज को उभारने वाला है, आदिवासी संस्कृति को उभारने वाला यह यात्रा वृत्तांत है। आइए इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से गहन अध्ययन करेंगे, समझे ना। कहते हैं कि इस दृष्टि से उल्लेखनीय है पहाड़, नदी, जल, जंगल और सुंदरता के साथ साथ उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अवरक और कोयला खदानों का भी वर्णन किया गया है। यानी प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का जीविका और श्रम का महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलादी संस्कृति यानी सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों का विशेषता का उद्घाटन से यह पाठ रोचक बन गया है। आज इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ के समझेंगे। कहता छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। छोटा नागपुर स्वर्ग का क्या है? स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पर पहाड़ों को देखकर धरती उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती हुई रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों के अंतर फोड़ा है। मतलब सुनिए, छोटा नागपुर जो है ना वो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। यहाँ की ज़मीन हरियाली है। ज़मीन क्या है? हरियाली। आकाश में नीलिमा छाई है, पग पर पहाड़ों को देखता है और धरती यहाँ की क्या है? उबड़ खाबड़ और ऊंची है। यहाँ की जलधारा पत्थरों पर्वतों को चीर कर आगे निकलती है। पर्वतों को चीर कर कहाँ निकलती है? आगे निकलती है, समझे। आगे कहता है झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधे और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। मतलब जंगल भी अपनी जगह पर क्या है? आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। तो जंगली जानवर जो होता है उसका शरण कहाँ होता है? जंगल में ही होता है। कहाँ होता है बाबू रे? जंगल में ही होता है, समझे ना। अब देखिए, कहता है कि बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यापारा, सांप की तरह वह भागी जा रही है। मतलब कि सड़क जो बनाया ठेकेदारों और तो वो सड़क ऐसे भाग रही है जैसे कोई सांप भाग रही है, समझे। और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल और मुसाफिर भी द्रुत गति से चल रहे हैं, मध्यम गति से चल रहे हैं। कुछ सवारी पैदल भी हैं, कुछ सवारी गाड़ी से भी हैं, समझे। और मध्यम गति से वो अपन चलते जा रहे हैं, समझे। कहता है कि धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। धरती पर क्या हो रहा है? आदिवासियों का नृत्य हो गया। आदिवासी जंगल में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है, समझे। अब देखिए, और आसमान में बादल आंख मिचौनी खिले। आसमान में बादल क्या खिले? आंख मिचौनी खिले। जन जन के कंठ से मादक गीतों की दृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ों और मैदानें गूंज रही है। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। मतलब कि जंगल का कोना कोना कैसे बोल रहा है? आप जंगल में जाइएगा कभी तो वहाँ पर जंगली जानवर हमेशा चिल्लाते रहते, आवाज़ें करते रहते, तो उन्हीं की आवाज़ हमेशा सुनाई दे रही है, समझे। आगा कह रहा है कि विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखाएँ गुलजार है। मतलब कि विचित्र विचित्र पक्षियाँ हैं जो चहकाती है। तरह तरह के पक्षियाँ आपको कहाँ मिल जाएंगे? जंगल में मिल जाएंगे। वही कहते हैं कि सुंदर जलवायु वहाँ की क्या है? सुंदर और मनहर वातावरण है। वहाँ की वातावरण जो है मनहर लेता है। हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती है। मतलब कि हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर। मतलब बादल भी क्या होते हैं? धीरे धीरे बरसते हैं। अब आगे देखिए, आगे कहता है स्वास्थ्य शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कलकल छलछल स्वर में बहती है। तो नदियाँ कैसी बहती है? तो कलकल छलछल स्वर में बहती रहती है। आगे कहता है किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती है। किनारे पर रहने वाले को क्या बांटती है? अमृत बांटती है। झरने सतत झरझर करके आंखों की तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। कहता है खानों में कोयल और अवरक, जंगलों में सुनिए, खानों में कोयला और अवरक। खानों में क्या है? कोयला और अवरक। और जंगल में तरह तरह के लकड़ी, फूल, फुनगियाँ पर नाचती तितलियाँ फल हार से झुके जा रहे हैं। शोभा संपन्न अवर्णीय घाटियाँ, सुषमा की दर्शनीय नदियाँ और हरितमा वाले मनमोहक मैदान, मन को मोहने वाला मैदान, मन पर जादू जैसे अक्सर करने वाला पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ ये छोटा नागपुर है। मतलब कि छोटा नागपुर इतना सब है, सब मन को मोह लेते हैं। मन को क्या करते हैं? मन को मोह लेते हैं और हमें मस्त कर देते हैं, समझे ना। आप जाइएगा कभी देखने के लिए छोटा नागपुर। कहता है एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो दूसरी ओर वो कोयला बनकर लोगों को घरों में सोना ला रहा है। इसमें एक और कोष उछल रही है तो एक उधर मतलब कि जंगल है तो उधर तो कोष ही उछलेगा ना, और एक तरफ कोयला निकाल के लोग सोना घर ला रहे हैं। और एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह
सुनिए अब आगे। तो कहता है वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है और निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद कर एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है। तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं, श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। अभी राम मंदिर बना है तो शालिग्राम पत्थर ही तो लाया था नेपाल से, समझे। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, पत्थरों से किसकी धारा झर रही है? करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं, जिसे झरना कहकर लोग विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने भी है, मतलब कि छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने भी है, समझे। और उनमें हुंडरू का झरना निराला, उसमें हुंडरू का झरना क्या है? निराला। मतलब कि छोटा नागपुर बहुत सारा झरना है, लेकिन हुंडरू का झरना जो है काफ़ी निराला है। कहता कि मैं जब भी रांची गया हूँ हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ, मतलब हुंडरू कहाँ है? ये रांची में है, समझे। कहता कि यह झरना है जिसे मेरे मन प्राण पर जादू किया, मतलब ये झरना मन और प्राण दोनों पे जादू किया। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं है, यह झरना जिसके बारे में लिखते हुए मैं आघात नहीं, मतलब लिखते रहता है, समझ, लिखते लिखते थकता नहीं, इसके बारे में इतना लिखते हैं। अब देखिए आगे समझिए। कहता है रांची से पुरुलिया सड़क पर 14 मील जाने के बाद, रांची से पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाता है? 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है, क्या मिलती है? सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं, जिससे कहाँ पहुंचते हैं? हुंडरू पहुंचते हैं। कहते हैं कि पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है, पुरुलिया रोड से उसकी दूरी कितनी है? 13 मील है। अगर यूँ रांची से हुंडरू 27 मील दूर है, यूँ रांची से हुंडरू कहते हैं दूर है 27। देखिए रांची से पुरुलिया 14 मील, फिर वैसे आगे 13 मील, आप इन दोनों को जोड़िएगा 27 मील दूर है। और आपको हम बताए थे 1 मील बराबर जो होता है ना, 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर होता है, आप इसको याद रखिएगा, समझे ना। आगे कहता है कि महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये पॉइंट याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसके साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए, मतलब महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी क्या होना चाहिए? महान होना चाहिए। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका क्या है? मार्ग। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका क्या है? मार्ग। कहता है रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुँचते तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहाँ थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है, समझे ना। और ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिसकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर ले, मतलब ऐसा घनघोर जंगल मिल जाते हैं जिसको देखकर बाघ भी डर जाता है, समझा ना। और बीच में पहाड़ी उस झाड़ी सब दर्शनीय हैं, सब वर्णनीय हैं। चूँकि महीना अगस्त का था इसीलिए धान की क्यारी का भी न्यारी हरियाली थी। सुनिए, महीना अगर अगस्त का होता है तो धान की क्यारी भी क्या होती है? न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क पर जिसने चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसको देखने में आनंद आ गए, पैरों पर चहकाती चिड़ियाँ जिनको चहक सुनने में आनंद आए, चहक सुनने में क्या है? आनंद आए। सब मिलजुल कर देखिए बाबू रे, सब मिलजुल कर आनंद रहे, पैर की चहकती चिड़ियाँ जिनकी बहन सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार, और छोटा नागपुर के जो निवासी वो सादगी के अवतार हैं। सादगी क्या है बाबू रे? अवतार है, समझे। आगे कह रहे हैं और सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है। मार्ग में यूँ खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूँ लहरा रहे थे जैसे यहाँ बालों की किस्मत लहरा हुई, मतलब मकई के पौधे जो थे ना, मकई के पौधे ऐसे लहरा रहे थे जैसे मान लो किसी की किस्मत लहराई हो। इसी प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुँचे और एक बार मन ही मन में झरने को प्रणाम किया। झरने को क्या क्या बाबू रे? प्रणाम किया। अब देखिए आगे कहा कि पहाड़ पर पानी की अजीब लीला जिसका मुकाबला ना रामलीला करे, मतलब कि पहाड़ पर ये पानी की जो मुकाबला है ना, लीला बहुत अजीब है, इसका लीला रामलीला भी ना कर सके, समझे ना। इसका मुकाबला रामलीला भी नहीं कर सकते हैं ना रासलीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना धूम मचाना और उसकी आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक साथ चिंगार रहे हो, मतलब कि पानी की ऐसी आवाज़ है जैसे 10 हाथी एक बार चिंगार रहे हो, और जैसे 10 ट्रेन का इंजन एक साथ आवाज़ करो। एक ट्रेन का इंजन करता है तो कान फट जाता है, समझे ना, कान फटने लगता है, उतना डेसिबल ध्वनि नहीं सुन पाते हम लोग, कान में बहुत तीव्र जोर से आती है। आगे देखिए, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, यूँ जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हो। पहुँचने के बाद साथ यात्रा के कानों में ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो यात्री होते हैं उसे को ऐसी सुनाई देती, लगता है कि 10-10 ट्रेन का इंजन एक साथ जा रहा है, सहस्रों नाग एक बार फन फैलाकर बोल रहा है। और आगे कहता है, और अब झरना देखने लगा वातावरण की पवित्रता ऐसी है कि मालूम होता है कि मानो हम देवलोक के समीप आ गए हैं, मतलब कि हमारी वातावरण की सुंदरता इतनी अच्छी है यहाँ की
पवित्रता, जैसे कि मानो कि हम देवलोक, आगे कहाँ है देवलोक है। क्या यह युग से पानी का आघात, पत्थर की बर्दाश्त और योग एक प्रकार यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलती है, मतलब एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलती है। एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन करता है, जिसके सामने एक प्रकार से जल की क्षमता का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। और आगे देखिए, और कहता कि पत्थर की भी मात है, हाँ पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है और पत्थर की आंखों से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। अब देखिए पत्थर का कलेजा भी पिघल जाता है। पत्थर पर नदी का यह खेल है, पत्थर पर नदी का क्या है खेल। यह नदी स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम से 50 मील आगे आकर हुंडरू का झरना है, मतलब कि यह जो उद्गम स्थान है स्वर्ण रेखा का, उससे 50 मील दूर आके किसका है, हुंडरू का झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची से यानी धनबाद, सिंहभूम एवं बालासाल जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी जो है ना नदी, ये रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं जिलों से होकर गुजरती है, समझे ना। अब आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहता कि नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी में कई धाराएं हो जाती है, पानी कई धाराओं में व्यक्त हो जाती है। और जब सभी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तब ये विचित्र दृश्य दिखाई दे, मतलब पहाड़ पर चढ़ने के लिए सब अलग अलग हो जाती है, लेकिन जब पहाड़ से नीचे गिरती है सब क्या हो जाती है, सब एक हो जाती है, सब क्या हो जाती है, एक हो जाती है। और ये जितना ऊपर से गिरती है उसकी ऊंचाई लगभग 243 फीट है, 243 फीट ऊपर से नीचे गिरती है, 243 फीट ऊपर से कहाँ गिरती है, नीचे गिरती है, समझे ना। कहता उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पानी के चक्कर भंवर में पिसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। मतलब देखिए पानी की सुंदरता कितनी बेहतरीन, कितनी साफ है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, लेकिन प्रतीत होता है वैसा ही है, लेकिन इसका रंग कैसा है, उजला है। हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देता है, इंद्रधनुष जैसा रंग दिखाई देता है। और जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है। सतरंगा पानी हवा में उड़कर क्या हो रहा है, विलीन हो रहा है, या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है, या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच देखिए प्रकृति की यह लीला स्थली और झरने के एक और रांची में है, एक और जंगल हजारीबाग में और बीच का झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश है कि सबके लिए सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है, न हजारीबाग का, और न ही बल्कि सबका है। ये जो झरना है हुंडरू का झरना, ये सब तो अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा और ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी का कोई भक्त दूध चढ़ा रहा है। जैसे क्या लग रहा है, महादेव जी का कोई भक्त क्या चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है, नीचे में क्या गिरती है, घनघोर धारा गिरती है, वहाँ पानी करीब 20 फुट ऊपर तक उछलता है। पानी कितना उछलता है, मतलब एक बार ऊपर से नीचे गिरा ना, इसकी हाइट मतलब नीचे से ऊपर जाने में इसका 20 फीट लग जाता है, मतलब कि नीचे से ऊपर इसकी ऊंचाई 20 फीट हो जाती है, समझे ना। अब देखिए लगता है कि पत्थर को चीर कर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। पानी नीचे से कैसे दौड़ता है, ऊपर दौड़ता है। कहता कि मेरे मित्र कहते हैं शिव जी कि बारात शायद इस राह से गुजरी थी, उसका स्वागत करने को पर्वत ने भी गुलाब पास का प्रबंध क्या होगा, मतलब पर्वत ने किसका इंतजाम क्या होगा, गुलाब पास का प्रबंध क्या होगा। वही गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है, स्वयं झरने से भी क्या होता है, खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे का घाटी का दृश्य। मतलब झरना से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है, पहाड़ों के बीच मतलब कि कई पहाड़ हैं, उसके बीच एक पतली सी नदी बहती है, जैसे मानो कि थर्मामीटर में कोई पतला पारा भरा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ज्ञात होता है कि अब आगे देखते हैं।
ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों दिखाई देती है, जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति हो या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया है, मतलब कि परमात्मा ने अपने हाथों से ऐसा किया, ऐसा प्रतीत होता है। अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि वो ऐसा झरना बना सके, समझे ना। आगे कहता है कि सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के विशाल वैभव की दृष्टि कठिन है। क्या है? कठिन है। अब आगे देखिए, कहता है कि पहाड़ों के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखें की प्यास बुझाते रहे। आंखें की क्या बुझाते रहे? प्यास बुझाते रहे। अब कहता है कि यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य इतना बड़ा प्रपात है कि 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? 243 फुट से नीचे गिरता है। बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए और बरसात सरसराता हुआ, हरहराता हुआ गिरता है। कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। कैसा मालूम होता है? कुछ भयंकर मालूम होता है, ये नदी जैसी गिरती है। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि उसमें नहीं हुआ पानी बिल्कुल सफ़ेद और भयंकर है, उसमें नहीं वह मधुरी और कोमलता का ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता और मानो आग की सृष्टि करता हो, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। ये जब पानी नीचे गिरता है झरना, तो उसका धुआं कहाँ उठता है? ऊपर की ओर उठता है। कहता है कि हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है। हुंडरू का पानी कैसे काटता है? सांप की तरह चक्कर काटता है। तो कहीं हिरन की तरह छलांग मारता है। हिरन की तरह क्या मारता है? छलांग मारता है। और कहता है कि कहीं बाघ की तरह गरजता है, नीचे गिरता है। सारा पानी जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप विशाल हो जाता है। मतलब सारा पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उस जगह इसका रूप क्या हो जाता है? विशाल हो जाता है। क्या हो जाता है? विशाल हो जाता है, समझे ना। और आगे कहता है और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना भी मुश्किल है। मतलब कहता है कि पानी की धारा जब निकलती है तो वो कहाँ, उसके साथ हाथी भी जाएगा उसका भी पता नहीं मिल सकता है, समझे ना, पता नहीं चलेगा। अब आगे कहता है कि उसी जगह, हाँ ये तो बता ही दे। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूम में जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। मतलब इस नदी का पानी देखने के लिए दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। अब देखिए, यहाँ कहता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने यहाँ एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ अभाव है। हुंडरू प्रपात का भीड़ और चीज़ों का अभाव देकर, मतलब कि एक ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट जो था वो यहाँ पे एक मकान बंगला बना दिया, लेकिन यहाँ खाने पीने का क्या था? अभाव था। खाने पीने का क्या था? अभाव था, समझे ना। अब आइए थोड़ा सा बचा, इसको भी देख लेते हैं। कहता कि यहाँ के लोग सचमुच और व्यवहारिक, अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग उसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आए और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते, लेकिन यहाँ के लोगों को उतना मतलब नहीं था। धन्य है हुंडरू, किस युग से किसी महाकवि की वाणी की संगीत की स्वर लहरी और किसी प्रेमी की रुदनी ध्वनि से पिघल कर यह पाषाण बह रहा है। क्या बह रहा है? पाषाण बह रहा है। यह कह सकना असंभव है कि पत्थर का अंतरस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है। मतलब ये कहना असंभव है कि पत्थर का कैसे अंतरस्थल पिघल रहा है। वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगा तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाएगा। जिस तरह नदियाँ बहती ठीक उसी तरह व्यक्तियों का भी कपट, स्वार्थ और छीना झपटी खत्म हो जाए तो ये दुनिया का कल्याण हो जाएगा, समझे ना। कहता कि यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए हैं। एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, मतलब एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना बह रहा है, और एक वह पत्थर जिस पर ना जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, वह जरा भी विचलित नहीं होता। मतलब कि एक ऐसा पत्थर है जो पानी की चोट नहीं सह पाता, वो टूट जाता है, लेकिन एक ऐसा भी है जो पानी की चोट खाकर भी विचलित नहीं होता है। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं और खिसकता भी नहीं। पत्थर ऐसा है जो घिसता भी नहीं है, धंसता भी नहीं और खिसकता भी नहीं है। और आगे कहता है 243 फुट का यह प्रपात निराला है, सुंदरता है यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों को कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और धन्य प्रपात हैं जो सदा एक जगह से बह रहा है। अविरल और अविचल, मतलब अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में उपस्थित है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक ही बार में क्या है? उदाहरण प्रस्तुत है। कहता कि दानी दान करता है तो गुमान करता है। क्या कहता है? दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी बहाकर पहाड़ों दान कर चुका है, पर इससे कोई अभिमान नहीं है। मतलब इस पंक्ति से कहते हैं
कि दानी दान करता है तो वो अपने दान पर गुमान करता है, लेकिन ये जो झरना है लाखों वर्षों से, लाखों युग से ये सबको पानी दे रहे हैं, ना जाने कितने को दिए हैं, लेकिन फिर भी ये घमंड नहीं करते हैं, अभिमान नहीं करते हैं। अंधे आवाज़ सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा ले, अंधे अगर आवाज़ सुन ले तो प्रवाह का आवाज़ लगा ले, अंदाज लगा ले। बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज़ का अंदाज लगा ले। और समुद्र गंभीरता के प्रसिद्ध हो तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। हुंडरू अपनी चपलता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बस देखिए अब कहता कि किंवदंती यह है कि हुंडरू से 7 मील कुछ लोगों का एक प्रपात देखा। हुंडरू से कितने मील देखा, 7 मील दूर एक प्रपात देखा जो इससे कई गुना बड़ा है, जो इससे क्या है, कई गुना बड़ा है हुंडरू से। पर वहाँ जाने का रास्ता इतना बीहर घनघोर है, वो भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुँच सकना दुश्वार है। मतलब 7 मील दूर इससे भी बेहतरीन, लेकिन इतना घना घोर जंगल है कि वहाँ जाने में बहुत डर लगता है और दुश्वार है, जाना संभव नहीं है, असंभव है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहाँ तक का मार्ग निर्माण कर देना। हुंडरू दर्शनीय है, इसकी भूलने को नहीं। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। इसके लेखक है कामता प्रसाद सिंह, इसके लेखक कौन है, कामता प्रसाद सिंह। अब इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में कर लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में कर लेंगे। उसका पार्ट 2 जब लेकर आएंगे उसमें इसका क्वेश्चन आंसर पूरा डिटेल से हर एक पॉइंट बता देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।